दोस्तों जरा इस इमेज को देखिए। इसमें जो ये रेड लाइट हाईलाइट की हुई है उसका नाम है GNZ11। ये गैलेक्सी पृथ्वी से 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है और 13.2 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इस गैलेक्सी की खोज साल 2015 में हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा की गई थी और 2022 के अप्रैल महीने तक ये हमारे ब्रह्मांड का खोजा गया सबसे फारदेस्ट और सबसे ओल्डेस्ट गैलेक्सी हुआ करती थी। अब दोस्तों इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के आने से हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को रीडिफाइन करने की काबिलियत रखता है। आखिरकार अब जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वैज्ञानिकों के सामने क्या आफत खड़ी कर दी है, आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए देखते हैं जेम्स वेब द्वारा खोजे गए सबसे पुराने और सबसे फारदेस्ट गैलेक्सी को। दोस्तों तस्वीरों में दिखने वाला ये SMACS 0723 गैलेक्सी क्लस्टर हमें सालों पहले ही हबल स्पेस टेलीस्कोप की तस्वीरों में दिख गया था, लेकिन उस तस्वीर में इसकी क्या हालत थी ये आप खुद ही देख सकते हैं। मगर जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के एडवांस इंफ्रारेड कैमरा को अंतरिक्ष में भेजा गया तो उसने उसी धुंधली तस्वीर को किसी HD वॉलपेपर में कन्वर्ट कर दिया। अब बेशक दोस्तों हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें सालों नहीं बल्कि दशकों तक अपनी सर्विसेज दी है, जिसके दौरान साल 2015 में हमें उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन के पास GNZ11 गैलेक्सी दिखाई पड़ी जो कुछ 13.2 बिलियन साल पुरानी थी। तो वहीं जेम्स वेब के लॉन्च के भी 4 महीने बाद अप्रैल 2022 में इस रिकॉर्ड को तोड़ा HD1 गैलेक्सी ने, जो अप्रॉक्सीमेटली 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। अब दोस्तों हम यहाँ तक खुश थे अपनी जानकारी और जेम्स वेब की पहली तस्वीर से, मगर एक हफ्ते पहले पब्लिक हुए 2 अलग अलग साइंटिस्ट टीम्स द्वारा बनाए गए रिसर्च पेपर में इसी तस्वीर का हमें एक दूसरा पहलू भी देखने को मिला। बात करें अगर सबसे पहले पेपर की तो उसमें वैज्ञानिकों की टीम ने 55 ऐसी गैलेक्सीज को नोटिस किया जिनका रेड शिफ्ट बहुत ज्यादा था और उनमें से 44 तो ऐसी नई गैलेक्सीज थी जिनको पूरे मानव सभ्यता में पहली बार देखा गया हो। मगर पॉइंट यहाँ ये नहीं है कि उनको पहले देखा गया था या नहीं देखा गया था, बल्कि पॉइंट ये है कि इनमें से लगभग 6 गैलेक्सीज ऐसी थी जिनका रेड शिफ्ट 12 से ज्यादा था और एक तो ऐसी भी थी जिसका रेड शिफ्ट 16.7 के बराबर आंका गया था। अब दोस्तों आप में से कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेड शिफ्ट क्या भला है, तो आगे का वीडियो देखने से पहले इस कॉन्सेप्ट को जान लीजिए और इसे जानना इसीलिए भी जरूरी है ताकि आप समझ सके कि आखिर वैज्ञानिक दूर मौजूद गैलेक्सीज की डिस्टेंस और एज का पता कैसे लगा लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा एक्सिस ऑफ एविल वाला वीडियो देखा है जो कि एक मस्ट वॉच वीडियो है, और अगर आप स्पेस में जरा सा भी इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी कि CMB के बारे में। अब ऊपर आई के बटन पर लिंक मिल जाएगी, अगर उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। अब दोस्तों बेसिकली CMB के थ्रू हमें ये पता चला था कि बिग बैंग के बाद से शुरुआती तकरीबन 3,80,000 सालों तक सब कुछ गामा रेज के रूप में मौजूद था और फिर जैसे जैसे यूनिवर्स में एक्सपेंशन शुरू हुआ वैसे वैसे इन गामा रेज की वेवलेंथ भी एक्सपैंड हुई और इन सब ने अलग अलग रूप ले लिया। अब इन गामा रेज से जैसे जैसे वेवलेंथ एक्सपैंड होती रहती है वैसे वैसे उसका कलर और स्ट्रक्चर भी चेंज होता जाता है और ब्रह्मांड का वो शुरुआती समय जब वास्तविकता में मैटर की बनावट शुरू हुई थी उस वक्त ये ऑब्जेक्ट्स रेड कलर के ही हुआ करते थे, क्योंकि कलर प्लेट में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से लाल कलर सबसे डेंस वेवलेंथ का होता है और किसी गैलेक्सी का रेड होना ही उन कुछ सबसे बड़े और मेजर रीजन्स में से एक होता है कि वो गैलेक्सी ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों में ही बनी होगी। अब दोस्तों यही रेड कलर अलग अलग स्पेक्ट्रम में स्प्रेड होता रहता है और जब वैज्ञानिकों को कोई भी ऐसी दूर की गैलेक्सी मिलती है तो वह उसके रेड स्पेक्ट्रम की मदद से यह फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो गैलेक्सी ब्रह्मांड की शुरुआत के कितने सालों बाद बनी थी, आज वो कितनी दूरी पर मौजूद है, वगैरह वगैरह। मतलब आसान भाषा में कहे तो किसी गैलेक्सी के रेड कलर से उसकी स्पेसिफिकेशन और टाइम का पता लगाना ही एस्ट्रोनॉमी में रेड शिफ्ट कहलाता है। अब दोस्तों इन तस्वीरों में देखी गई रेड शिफ्ट कितनी ज्यादा बड़ी है इसका पता लगाने के लिए अगर हम आपको अपने करंट फारदेस्ट ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करवाए तो GNZ11 की रेड शिफ्ट 11.09 है और वही वर्तमान समय की ओरिजिनल रिकॉर्ड होल्डर है। HD1 13.27 की रेड शिफ्ट के साथ लिस्ट को लीड कर रही है। अब दोस्तों यहाँ एक अंतरिक्ष फन फैक्ट, यहाँ GNZ11 गैलेक्सी के नाम में जो Z11 है ना वो इसीलिए है क्योंकि इसकी रेड शिफ्ट 11 की है।
मगर सोचिए कि अगर 11 रेड शिफ्ट के साथ ये गैलेक्सी 13.1 बिलियन साल पुरानी थी तो 12 वाली 6 गैलेक्सीज तो अपने ही लीक पर होंगी। बाकी वहीं अगर बात करें हमारी हाईलाइट गैलेक्सी की जिसकी रेड शिफ्ट 16.7 कैलकुलेट की गई है, तो ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो यूनिवर्स के बनने के 212 मिलियन साल बाद ही अस्तित्व में आ गई होगी। और एक्सपेंशन स्पीड के हिसाब से वो इस वक्त धरती से अप्रोक्सीमेटली 35 बिलियन लाइट ईयर्स दूर होगी, जिससे ये हमारे ब्रह्मांड की कुछ सबसे पहली आकाश गंगाओं में से एक की लिस्ट में आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ मेरे मन में ना हमेशा ये सवाल आता रहता है कि आखिर इस ब्रह्मांड के वो पहले ब्लैक होल कैसे बने होंगे जब ब्रह्मांड में कोई स्टार्स ही नहीं हुआ करते थे, जिन्हें हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ना। इसका जवाब आपको मिलेगा आसान शब्दों में स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई इस बुक द थियरी ऑफ एवरीथिंग में। अब यार मैं पर्सनली तो इतना टाइम निकालकर एक लंबा चौड़ा बुक पढ़ नहीं पा रहा, इसलिए मैंने इस बुक की बुक समरी सुनी कुकू एफएम ऐप पर। प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म, जहां पर स्टीफन हॉकिंग की लिखी हुई बुक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड यूनिवर्स इन ए नटशेल जैसे बुक्स की बुक समरी भी सुन सकते हो हिंदी लैंग्वेज में। और केवल यही नहीं, कुकू एफएम हमारे व्यूअर को स्पेशल डिस्काउंट देते हैं ताकि हम सीखना कभी ना छोड़े। और इसी बात पे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड कर सकते हो और मेरा कूपन कोड ATV यूज करने पर आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। मतलब 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए। तो जल्दी से डाउनलोड करो कुकू एफएम, ऑफर वैलिड है शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों अभी तक इस वीडियो में कोई ऐसा बम नहीं फूटा जिसको सुनकर लोगों के कान खड़े हो जाए, और अगर आप ऐसे ही किसी बम का वेट कर रहे थे तो अब वो घड़ी आ चुकी है और उसके बारे में हमें पता चलेगा साइंटिस्ट की दूसरी टीम द्वारा रिलीज किए गए स्टडी पेपर में। दोस्तों हमने अभी तक यूनिवर्स को जिस हिसाब से स्टडी किया है उस हिसाब से हमने हमेशा यही माना है कि बिग बैंग के बाद से हमारे ब्रह्मांड में अलग अलग फेजेस में क्रिएशन को ट्रिगर किया है। और अगर बात माने इन्हीं स्पेक्यूलेशंस की तो विजिबल लाइट और हैवी पार्टिकल्स के एग्जिस्टेंस में आने के अप्रोक्सीमेट टाइम के हिसाब से यूनिवर्स में गैलेक्सीज का बनना बिग बैंग के 200 मिलियन साल बाद से शुरू हुआ होगा। अब चलिए इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों वैज्ञानिकों के हिसाब से जैसे ही बिग बैंग हुआ था उसके बाद पहले 3,80,000 सालों तक तो ये गामा रेज ही इतनी डेंस थी कि उन्होंने अपना एक्सपेंशन ही नहीं शुरू किया, जिस वजह से यूनिवर्स में एक प्रॉपर एटम तक नहीं बन पाया था। लेकिन उसके बाद जैसे ये धीरे धीरे एक्सपैंड हुआ वैसे ही अगले 2 से 3 लाख सालों में एटम्स ने अपना निर्माण शुरू कर दिया। और उस वक्त इस ब्रह्मांड में मेजरली 2 ही एलिमेंट एग्जिस्ट किया करते थे, जिनमें से पहला तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन था और दूसरा था हीलियम। अब ऑब्वियसली हाइड्रोजन और हीलियम खुद में इतने केपेबल नहीं होते थे कि वो बड़ी बड़ी गैलेक्सी को फॉर्म कर ले, बल्कि गैलेक्सीज डाइवर्सिफिकेशन को हमेशा से सपोर्ट करती रही है और गैलेक्सी को स्टेबिलिटी देने के लिए बाकी एटम्स का होना बहुत जरूरी है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार पहले 100 मिलियन साल सिर्फ हमारे ब्रह्मांड को स्टार्स की फॉर्मेशन तक पहुंचने में लगे होंगे। अब इस दौरान स्पेस में ना सिर्फ यूनिवर्स एक के बाद एक एलिमेंट्स को कलेक्ट कर रहा था, बल्कि उनको जोड़ने के लिए ग्रेविटी का होना और काफी सारे फोर्सेस का वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और तकरीबन 100 मिलियन सालों तक यूनिवर्स का यह संघर्ष जब चलता रहा तब जाकर हमें ब्रह्मांड के कुछ पहले स्टार्स देखने को मिले होंगे। अब उसके बाद एक स्टार के अंदर से अलग अलग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स के क्रिएट होने में भी मिलियंस ऑफ ईयर्स कब बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। और इसी क्रोनोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए वैज्ञानिक ये मानते हैं कि पहली गैलेक्सी का निर्माण हमारे ब्रह्मांड में 200 मिलियन साल बाद होना शुरू हुआ होगा। लेकिन यहाँ दूसरी स्टडी में ना सिर्फ 88 ऐसी गैलेक्सीज को आइडेंटिफाई किया गया था जिसका रेड शिफ्ट 12 से ऊपर का था, बल्कि एक ऐसी गैलेक्सी भी थी जिसका रेड शिफ्ट 20 को टच कर रहा था, जिसका मतलब ये बना कि वो गैलेक्सी यूनिवर्स के क्रिएशन के महज 180 मिलियन साल बाद ही एग्जिस्टेंस में आ गई थी, जो हमारी इस क्रिएशन की थियरी को कहीं ना कहीं ब्रेक करती है और बताती है कि शायद यूनिवर्स के फॉर्मेशन की स्पीड कुछ और ही हो रही होगी। हालांकि अभी भी स्टडी पेपर के इस डेटा को पूरी तरह ऑफिशियल नहीं किया गया है, क्योंकि अभी ना जाने कितने ही वैज्ञानिक इसको वेरीफाई करेंगे और अगर उन सबके सामने ये सही निकला तब कहीं जाकर इसको रिकॉर्ड्स में चढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों जाइए मत, क्योंकि वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 4 अगस्त को रिलीज की गई इस कार्टव्हील गैलेक्सी की दास्तान तो अभी बाकी ही रह गई है।
दोस्तों स्कल्प्टर कॉन्स्टेलेशन में धरती से तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर दूर पाई गई यह खूबसूरत गैलेक्सी ना सिर्फ अपने आप में करिश्मा है, बल्कि यह तस्वीर हमें सबसे परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग देती है एक गैलेक्सी के स्ट्रक्चर की। दोस्तों हर एक गैलेक्सी को होल्ड करने के लिए उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल ही वो एक ऑब्जेक्ट होता है जो इतनी ज्यादा पावर को विदहोल्ड करता है कि वो किसी गैलेक्सी जैसे बड़े स्ट्रक्चर को ढाल सके। और ये थियरी जो अभी तक हल्की फुल्की इनसिक्योरिटी के घेरे में थी, यह तस्वीर उस इनसिक्योरिटी को पूरी तरह से खत्म कर देती है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस तस्वीर को साझा करते हुए यह साफ कहा है कि यह हमारी अभी तक किसी भी गैलेक्सी की ली गई सबसे क्लियर इमेज है, और इसके सेंटर में आप एक सुपर मैसिव ब्लैक होल को क्लियरली नोटिस कर सकते हो, जिसके साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मगर ब्लैक होल जिस तरह से अपने अंदर चीजों को खींचते हुए उसे चारों तरफ से एब्जॉर्ब करता है, उसी तरह का कुछ आइडेंटिकल शेप इन गैलेक्सीज में भी देखने को मिलता है। अब दोस्तों यूं तो ये गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है, लेकिन क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल इसके सेंटर से चारों तरफ से एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इसी वजह से यह हर एक एंगल से हल्की हल्की स्पाइरल दिखाई दे रही है। और इसका यही स्पाइरल स्ट्रक्चर ये प्रूव करवाता है कि एक ब्लैक होल का फोर्स किस तरह से गैलेक्सी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसे स्टेबल करने में मदद करता है। हालांकि ये तो अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि आगे आने वाले वक्त में जेम्स वेब की और भी हैरत अंगेज तस्वीरें आपको हैरान कर देने वाली है, जिन्हें देखने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ उस बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों अगर आप नए इस चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।